अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 17 नवंबर से वोट पड़ने शुरू होंगे और 3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। ये संयोग है, यह प्रयोग कि चुनाव आयोग 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित कर रहा था। उसी दरमियान देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जातिगत आधारित जनगणना पर 4 घंटे तक मंथन में जुटी हुई थी और ये मंथन से जो कुछ निकला वह कम से कम सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, या यूं कहें कि परेशानी बढ़ाने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके CWC की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने। उनके साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और संगठन महामंत्री KC वेणुगोपाल थे। दोनों चीफ मिनिस्टर OBC वर्ग से आते हैं। राहुल गांधी ने इन दोनों ताकतवर OBC नेताओं के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देश जातिगत आधारित जनगणना चाहता है। ये देश की इच्छा है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जातियों की गिनती की प्रबल पैरोकार है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों और उनके मुख्यमंत्रियों से भी ये अपेक्षा की है कि वह भी अपने अपने राज्यों में जातिगत जनगणना कराए। और राहुल गांधी ने इस देश के पिछड़े, शोषित, पीड़ित सर्वहारा समाज को आश्वस्त किया और बहुत दमखम के साथ आश्वस्त किया कि देश में जब उनके गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो पूरे भारत में वह जनगणना, जाति आधारित जनगणना कराएंगे। राहुल इतना ही नहीं रुके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की 10 राज्यों में सरकार है लेकिन एक CM OBC वर्ग का है, वो भी अब जाने वाला है। बात वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कर रहे थे। जबकि कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है और 3 के मुख्यमंत्री OBC हैं। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर 3, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री OBC वर्ग से आते हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि फिर एक बार उन्होंने वो अपना जो संकल्प दोहराया कि 90 सेक्रेटरीज हैं जो देश को चलाते हैं, उनमें 3 ही OBC हैं। ये मुद्दा भी उठाया और कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी। उन्होंने हवाला भी दिया कि कोरोना और चीन पर जो हमने कहा था उसको हमने अंजाम तक पहुंचाया और अब हम इस मुद्दे पर भी अडिग हैं। जातिगत आधारित जनगणना करा कर रहेंगे पूरे देश में और ये अपने आप में एक मुहिम है कांग्रेस पार्टी की। एक पत्रकार ने पूछा कि अगर आपके पास जो बचा खुचा अगड़ा वोट बैंक है, अगर आप इसे पिछड़ा पिछड़ा करते रहे तो वो वोट बैंक भी आपके हाथों से खिसक जाएगा और खाली मुट्ठी लेकर फिर बचेगा क्या। राहुल गांधी ने संजीदा जवाब दिया, कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये राजनीतिक सवाल नहीं है जातिगत जनगणना, ना ही ये राजनीतिक मुहिम है, बल्कि ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है जो हर हाल में इसे कर रहेंगे। बड़ा सवाल अब यही है कि क्या 5 राज्यों के चुनाव की कसौटी पर कसकर जातिगत आधारित जनगणना का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनकर उभरेगा? ये बड़ा सवाल। और क्या आ गया चुनाव और OBC वाला दांव, मंथन इसी पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय दिल्ली में CWC की
कई घंटे तक चली बैठक के बाद राहुल गांधी आए और उन्होंने सबसे पहले खचाखच भरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है CWC का, उस खचाखच भरे हाल में सबसे पहला यही सवाल किया कि बहुत सारे लोग पत्रकार यहाँ हैं, OBC कितने हैं, ST कितने हैं, SC कितने हैं। पत्रकार एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि राहुल गांधी आखिर उनसे ऐसा क्यों सवाल पूछ रहे हैं। एक पत्रकार ने हाथ उठाया ऐसे करके कि वो OBC वर्ग से हैं। राहुल गांधी ने कहा बस मैं यही चाहता हूँ कि गिनती होनी चाहिए, OBC, पिछड़े दलित, SC ST सब सामने आने चाहिए, आगे आने चाहिए उनको। और फिर इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और OBC को लेकर जिस तरीके से सरकार को घेरा, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी OBC के हिमायती नहीं हैं, वो OBC के विरोधी हैं, OBC के खिलाफ काम करते हैं, और अगर वो खिलाफ काम नहीं करते तो क्यों नहीं पूरे देश में OBC की जातिगत जनगणना करा देते। राहुल गांधी ने आश्वस्त किया। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। वो कह रहे हैं, उनसे सवाल किया गया कि भाई आप ये कहते हैं कि 2011 में जो जनगणना जातिगत हुई थी तो उसको आपने अब आज OBC कर रहे हैं, तो आपने उसको पहले आम क्यों नहीं किया। तो राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, इस सरकार को भी करना चाहिए था, हमें भी करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत जोरदारी के साथ में कही कि जैसे ही इस देश में उनकी सरकार बनेगी, जातिगत जनगणना तो होती रहेगी, उसमें समय लगेगा, कराएंगे पूरे देश में, लेकिन जो 2011 के आंकड़े हैं, अगर यह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसमें हीला हवाली कर रही है, जो कि उन्होंने मांग भी की प्रधानमंत्री से कि आप 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़े आम कर दीजिए, उसी के आधार पर योजनाएं बन जाएंगी। देश में जो OBC, पिछड़ा, दलित, इनको एक तरीके से इनका जो नुमाइंदगी है, सत्ता, शासन, सरकार, कैबिनेट, सेक्रेटरीट, यहाँ मिल जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो फिर वो सबसे पहला काम यही करेंगे कि 2011 की जातिगत आधारित जनगणना को आम कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल किया। 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया था नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और ये जानने के लिए कि क्या जो लाभ है जाति आरक्षण का, वो केवल मलाईदार कुछ जातियां ही खा गई हैं क्या। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, हम तो चाहते हैं ना कि जो लोगों को, जिनको नहीं मिला, उन्हीं को अब मिलना चाहिए, इसको भी आम करना चाहिए। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास लंबित है। तो ये पूरा गणित है। अब सवाल यही है, बीजेपी के लोग अब तो ये भी कहने लगे हैं कि मंडल भी दिल में, कमंडल भी दिल में, लेकिन दोनों हो नहीं सकता। मंडल बनाम कमंडल ही है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं वो दौर अलग था, 80 का दौर अलग था, 90 का दौर अलग था, ये दुनिया बदल गई है, सब कुछ बदल गया। राजनीति नहीं बदली, वो अभी भ्रम में है लोग ऐसा कहने वाले। अभी भी ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर इस देश में उभर रहा है। निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। अब चूंकि ऐसे मौके पर जो भी विधानसभा का चुनाव पहले होता रहा है उसे लोकसभा का सेमीफाइनल माना जाता रहा है, लेकिन 2019 के जो नतीजे आए उन्होंने बहुत सारे मिथक तोड़ दिए। 2018 में जिन राज्यों में बीजेपी हारी थी, वहां 19 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन इस बार राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि 18 ही सेमीफाइनल है। अब कितना सच होता है 24 में पता चलेगा, लेकिन स्थितियां तो बदली हुई हैं, माहौल बदला हुआ है। जो वोटर हैं, जिन्हें हम सरकार कहते हैं, सरकार बदले नजर आ रहे हैं। 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने दोनों सहयोगियों के साथ इसकी घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कुल मिलाकर एक मोटा तौर पर आप सभी को जानकारी वैसे होगी ही, लेकिन मैं एक संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। राजस्थान में कुल 200 सीट हैं और यहाँ एक ही चरण में चुनाव है। 23 नवंबर को मतदान है और 3 को सभी जगह, जैसा कि 3 दिसंबर को मतगणना है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, एक ही चरण में चुनाव है। 17 नवंबर को यहाँ वोट पड़ेंगे, पहला चरण यही है, और 3 दिसंबर को मतगणना है। छत्तीसगढ़ में 2 फेस में वोट पड़ेंगे, कुल 90 सीट हैं, यहाँ भी 3 दिसंबर को मतगणना है। तेलंगाना में
कुल 119 सीटें हैं, एक ही चरण में चुनाव है, माफ़ कीजिएगा 2 चरण में यहाँ तेलंगाना में नहीं, एक ही चरण में चुनाव है, माफ़ कीजिएगा, और वो भी 30 नवंबर को चुनाव है, और मतगणना 3 दिसंबर को। यहाँ भी मिजोरम भी एक ही चरण में यहाँ चुनाव है, 7 नवंबर को यहाँ वोट पड़ेंगे, 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे, माफ़ कीजिएगा, और मतगणना यहाँ भी 3 दिसंबर को। ये मोटा मोटा आंकड़ा है, हो सकता है 1-2 कहीं कुछ त्रुटियाँ मुझसे भी हो गई हों। 7 नवंबर ही है, कुल मिलाकर 7 नवंबर को ही ये पड़ने वाला है, जैसा कि दिख रहा है। कुल मिलाकर मिजोरम में 7 नवंबर को है, तो 17 नहीं 7 है, उसे करेक्ट कर लिया जाए। अब ये सब चुनाव की घोषणा के बाद आज चौथी लिस्ट भी भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए जारी कर दी। अभी तक ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को क्या बीजेपी चुनाव लड़ाएगी। इस लिस्ट में बुधनी, जो उनकी परंपरागत सीट है शिवराज सिंह चौहान की, मामा को मैदान में उतार दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी का आला कमान कतई मामा को चुनाव में उतारने के मूड में नहीं था, लेकिन इधर कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए एक तरीके से बहुत मीठी छुरी की तरह शिवराज सिंह चौहान ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था अपने आला कमान पर, शीर्ष नेतृत्व पर। एक सभा में मुझे अच्छी तरह याद है कि नरेंद्र मोदी ने पूरा भाषण दिया, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया, लाडली बहना का नाम नहीं लिया, और जब शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि बताओ भाई 2024 में मोदी जी को पीएम बनाओगे कि नहीं बनाओगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। न मौका था न दस्तूर, प्रचार हो रहा है विधानसभा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाओगे कि नहीं बनाओगे। कितना अटपटा सवाल है। मोदी जी भी समझ गए होंगे कि दिक्कतें हैं, और ओबीसी 10 में एक ही ओबीसी चीफ मिनिस्टर, वो भी किनारे, इसको लेकर थोड़ा दिक्कतें थी, और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को टिकट देना पड़ा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मुख्यमंत्री पद के एक बड़े दावेदार हैं। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाकर बीजेपी ने संकेत दिया है कि तोमर चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं अगर उनकी सरकार आई। गृह मंत्री समेत 22 मंत्रियों को पुनः टिकट दिए गए हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी थी, तो इतने ज़्यादा लोगों को रिपीट किया गया है। बीजेपी अपना जाने उसका क्या गणित क्या वो है। राजस्थान के उम्मीदवारों की आज पहली लिस्ट जारी हो गई, वही मध्य प्रदेश वाला फार्मूला राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ की भी जो बची हुई सीटें हैं उनको भी आज उनका भी लगभग ऐलान हो गया है। यहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 7 मौजूदा सांसदों को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें योगी बालकनाथ अलवर के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, राजकुमारी दिया हैं, इस तरह के बहुत सारे, दिया कुमारी हैं विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ हैं, हंसराज मीणा हैं, किरोड़ी लाल मीणा हैं, नरेंद्र कुमार मांडवा है और दई पटेल हैं। ये इनकी विभिन्न विधानसभाओं से ही चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बात करें तो बीजेपी ने यहाँ दूसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 64 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, और बीजेपी ने यहाँ 2 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। सांसद और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भरतपुर सोहनत सीट से, और गोमती साय पत्थल गांव से, और बिलासपुर के सांसद अरुण साव लोरमी से चुनाव लड़ेंगे। इन लोगों को भी चुनाव मैदान, सांसदों को यहाँ भी चुनाव मैदान उतार दिया। खैर, अब एक राजनीतिक विश्लेषक हमसे कह रहे थे कि भाई इसका बड़ा असर पड़ता है, वो अपनी सीट तो जीतेंगे ही, लेकिन वो दाएं बाएं भी बहुत कुछ कर सकते हैं, 2-4 सीटें वो लपेट सकते हैं सांसदों में। इतनी कुल मिलाकर, प्यास लग रही, थोड़ी सी पानी पी लेते हैं। तो कुल मिला के सांसदों में जो स्थितियां परिस्थितियां, सांसद थोड़ा सा हवा पानी बनाएंगे, और ये एक तरीके से बीजेपी का बड़ा मजबूत दांव साबित होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अभी मध्य प्रदेश में भी सीटें नहीं डिक्लेयर की हैं, राजस्थान में भी नहीं की हैं, और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं। बार बार जब शीर्ष नेतृत्व से सवाल किया जाता है या राज्य के नेतृत्व से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि अभी नहीं, अभी तो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी नवरात्र में इन सारे राज्यों का जो सीटों का बंटवारा है, किसको कहाँ से लड़ाना है, वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ साफ है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सीधे सीधे राज्य के नेताओं के भरोसे ही चुनाव लड़ेगी। तेलंगाना में भी यही हालत है, और जो मोटे मोटे तौर पर कुछ सर्वे भी आज आ गए, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आगे नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी बहुत अच्छा करती नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में है। राजस्थान में बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में नज़र आ रही है। तेलंगाना में बहुत क्लोज फाइट है। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल चुनाव
को बिल्कुल बहुत दिलचस्प बना दिया है। मिजोरम में भी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प मामला है, लेकिन आज मुद्दा यही है कि आ गया चुनाव, ओबीसी वाला दांव कितना महत्वपूर्ण चलेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने बिल्कुल इसे अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र की तरह इसको प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मंथन में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। उससे पहले हम राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या महत्वपूर्ण बातें कही वो सुना देते हैं। क्या इंडिया अलायंस भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी? तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है। मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करें। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा, और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं, हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे। राहुल गांधी स्वीकार कर रहे हैं कि भाई जो हमारी भी गलती है, हमने भी पहले गलती की, अब हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। नेता हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सारिका वर्मा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता दिल्ली से। सारिका जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, संपादक रिजवान अहमद सिद्दीकी भोपाल से जुड़े हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी। रिजवान भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक राघव शर्मा जी राजस्थान से जुड़े हमारे साथ। शर्मा जी बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। लोटन राम निषाद सामाजिक चिंतक हैं, ओबीसी मोर्चे से आते हैं, भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद। रजा हुसैन रिजवी उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। रजा भाई बहुत स्वागत। और चुनाव विश्लेषक के तौर पर मनोज ध्यानी साहब हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं। ध्यानी साहब को बहुत लंबा अनुभव है तमाम चुनावों का, बहुत विश्लेषण करना, ग्राउंड लेवल पर जाकर नब्ज टटोलना, बहुत अपने आप में बहुत शानदार पैनल आज जुड़ा है। सभी का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के नेता से मैं इस मंथन की शुरुआत करूंगा। अवस्थी जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी के पास मैं आ रहा हूं। 5 राज्यों का चुनाव घोषित हो गया। आपकी पार्टी तो खैर
24/7 रहती है, 5 साल चुनाव लड़ती है वो, और शायद विश्व की पहली पार्टी। बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है। लेकिन अगर देखें मध्य प्रदेश को या जो जितने राज्य हैं, इनमें पिछले 1-1.5 साल से सारे सब कुछ सरकारें भी चुनावी मोड में हैं। जहां जिसकी सरकार है, पार्टियां भी चुनावी मोड में हैं। अब अंततोगत्ता रणभेरी बच चुकी है, बिगुल बच चुका है। इस बीच कांग्रेस पार्टी, ये प्रयोग कहिए या संयोग कहिए, दिल्ली में एक CWC की बैठक होती है और 4 घंटे तक उस पर OBC की जो जाति जनगणना है उस पर चर्चा होती है। और फिर राहुल गांधी 2 OBC चीफ मिनिस्टर के साथ में आते हैं और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं, नरेंद्र मोदी पर, कि वो OBC के हितैषी नहीं है। आप लोगों के 10 में से 1 चीफ मिनिस्टर OBC है, कांग्रेस के 4 हैं। उन्होंने अपने पूरे इंडिया गठबंधन से अपेक्षा की है कि जातिगत आधारित जनगणना आप लोग कराएं, और ये भी ऐलान किया है कि अगर आप 2011 की जनगणना को आप आम नहीं कर सकते हैं और नहीं करेंगे, तो अगर केंद्र में सरकार बदली, इंडिया गठबंधन की है, तो सबसे पहले इसको आम करेंगे और पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। शुभेंदु जी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के इस OBC वाले दांव पर आप लोग असहज हैं क्या? नहीं, देखिए दुर्गेश जी, इसमें असहज वाली बात कोई नहीं है। आज तक लगभग 15 बार जनगणना हुई है। 1887 से चालू हुई थी भारत की जनगणना, और उसमें लगभग 1942 में जाति के आधार पर जनगणना हुई, पर उसको भी ओपन नहीं किया गया और कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध आ गया है इसलिए ओपन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 1948 नहीं, लोटन जी बोलने दीजिए, जरा बोलने दीजिए चर्चा को बढ़ाई, चूंकि 30 सेकंड में जल्दी करेंगे, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। बोलिए। 51 में, 61 में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उसको नहीं ओपन किया, जनगणना नहीं कराई। जैसी मेरी जानकारी है कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को भी नहीं लागू किया गया। VP सिंह जी भी आए, तो इस सब, इंदिरा गांधी के बाद VP सिंह जी भी आए, तो उसको पूरा तरीके से रिकमेंडेशन को नहीं लागू किया गया। राजीव गांधी जी ने इसको कहा कि ये देश को बांटने वाला है, और इनके खुद 2010 में जब इन्होंने इसको कराया, इस सेंसेक्स कराया, तो उसको भी ओपन नहीं किया। मेरे को याद है शिंदे जी ने वीरप्पा मोइली जी को एक स्टेटमेंट दिया था उस समय पर, और कहा था कि यदि ये जनगणना के जातिगत आधार पर ये खोल दिया जाएगा और देश के अंदर बड़ा बंटवारा हो जाएगा। मैं उस समय पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, दुर्गेन साहब, कानपुर का रहने वाला हूँ है, और नैनीताल पढ़ता था। तो जब ये मंडल का मामला चल रहा था, तो 2-2 टेबल कुर्सियां अलग अलग हो गई थी हमारे मेस के अंदर भी। तो ये तो बंटवारा करने की व्यवस्था है। और कांग्रेस को क्या लगता है कि हम देश की बंटवारा को, विकास नहीं, देश को बंटवारा करके यदि हम चुनाव जीतना चाहें, तो वो किसी भी हालत में चुनाव जीतना चाहती है, चाहे देश का बंटवारा ही क्यों ना करना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी सेंसेक्स में के विरोध में है कि पक्ष में है, पर हमको लगता है कि देश को शुभेंदु जी, यही कह रहा हूं, आपने मेरे सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। आप कह रहे हैं कि बंटवारा करने वाली है। आपने आरक्षण आंदोलन मंडल आयोग की रिपोर्ट जब VP सिंह ने लागू की, तो उसका कहा कि टेबल कुर्सी अगड़े पिछड़े में पट गई थी, वो बात आपने कही। सामाजिक विद्वेष विघटन की बात आपने कह दी, और फिर चूंकि पॉलिटिकल स्टैंड है कि आप इसको खुलकर विरोध नहीं कर सकते, तो आप ये भी कह रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर से और आपकी घटक दल के अंदर से, जो आपके घटक है उनके अंदर से भी उनकी आवाज आ रही, क्योंकि उनको भी अपने वोट बचाने हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मैंने कहा ना, उसका जवाब मिल गया मुझे। देखिए, आप उसको जवाब समझो, पर मैं, हमारे लिए जो प्रायोरिटी है वो देश आगे बढ़ाने की सबसे पहले है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से ही देश आगे बढ़ सकता है। और हमने तो दो लोग थे, तब भी हमने अपनी विचारधारा वही रखी थी, हमने विघटनकारी विचारधारा को नहीं रखा। पर आज यदि लोगों को लगता है समाज को बांटने की, धर्म के नाम पर, जरा रुकिएगा लोटन जी, कृपया बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं, बीच में न मत बोलिए, क्योंकि समय थोड़ा सा हमें सब में डिस्ट्रीब्यूट करना। मैं अवस्थी जी आ रहा हूं आपके पास, आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता सारिका जी हैं। सारिका जी, शुभेंदु जी ने बहुत करीने से चीजों को रख दिया आपके सामने, आपने भी सुना। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड है सर कि जो पार्टी धर्म और जाति के नाम पर देश को, लोगों को आपस में लड़वाती रही है,
जब खुद इनको सेंसस करना था 2021 में, इन्होंने कोविड के बहाना लेके नहीं किया, उसके बाद 2 साल और निकाल दिए, और वही सेंसस का गोली देकर महिला आरक्षण बिल को इन्होंने पोस्टपोन कर दिया तो है। शुभेंदु जी कह रहे हैं ना कि भाई दो तृतीय विश्व युद्ध का हवाला देके पहले भी रोका गया है, तो उन्होंने कोविड का रोक के कौन सा गुनाह कर दिया? पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं। 20 और 21 में सब कुछ बंद था, समझते हैं। 2022 में क्यों नहीं कराया, 2023 में क्यों नहीं कराया? और जब नहीं कराना था तो आपने दोबारा जब महिला आरक्षण बिल किया तो आप सीधे बोलो कि हाँ 33% 2024 में लागू करेंगे। जब अगली बार जनगणना होगी, जब डिलिमिटेशन होएगा तो दोबारा से चेंज कर दिया जाता। महिलाओं को झुंझुना देकर, महिलाओं के नाम पर जो आपने इतने बड़े वोट लेने की प्रयास कर रहे हैं, आपका ये दिखाता है कि आप ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी जेंडर को आप कोई एडवांटेज देना चाहते हो। आपको जहां लगता है वहां अपने फायदे के लिए रूल बदल बदल के गेम खेल रहे हो। और मैं आपको बता दूं 2023 के जो चुनाव है 5 राज्य के, ये वो ट्रेलर रहेंगे 2024 का, और ये सभी स्टेट्स में भाजपा हारेगी और इनका ये पता चल जाएगा कि 2024 में देश का किस तरह का रुख बदलने वाला है और मोदी जी भी जाने वाले हैं। रिजवान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सारिका जी ने इसको ट्रेलर बता दिया, लेकिन जो पूर्व का अनुभव है, 18 में ये ट्रेलर हम लोगों ने देखा था और 19 में मोदी जी ने बिल्कुल सबको साफ कर दिया। हर स्टेट में बम बम जय जय हो गई भारतीय जनता पार्टी की। ये एक पूर्व का अनुभव है और कहीं ना कहीं हम लोग जो सबक लेते हैं पूर्व के अनुभव से लेते हैं। लेकिन सारिका जी विद्वान प्रवक्ता है अपनी पार्टी की। लेकिन शुभेंदु जी ने जो कहा, मेरा जो पहले राउंड का प्रश्न है वो यही है कि क्या ये जो आज राहुल गांधी ने मुद्दा उठा दिया, लगातार वो उठा रहे हैं, और आज उन्होंने CWC में कहा कि भाई 4 घंटे मंथन हुआ और वो करके मानेंगे। जो जनगणना है कांग्रेस पार्टी तो अपने जो शासित राज्यों में कराएगी, लेकिन वो पूरे इंडिया गठबंधन से भी अपेक्षा करती है और उनकी सरकार आई तो पूरे देश में होगा। लेकिन देश में होने से पहले अगर उन्होंने चेतावनी भी दी नरेंद्र मोदी को कि अगर वो इस दौरान 2011 वाला जो आंकड़े आम नहीं करते तो उन जो सरकार बदलने पर सबसे पहले वो आंकड़े आम करेंगे। इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या एक ब्रह्मास्त्र है क्या ये विपक्ष का? देखिए दुर्गेश जी, देखिए जब अब मैं 2013-14 की बात करें तब मोदी जी की एक पूरी स्लेट, इसलिए उन्हें बहुत मौका था, हर जगह खेलते थे, फ्रंट फुट पर खेलते थे, हर तरह से खेलते थे, पूरा खेल का मैदान उनके लिए था। और उन्होंने ऐसे बहुत से मुद्दे उठाए, उसमें ओबीसी भी था, चाय वाले का बेटा और ओबीसी। तो ये उस दौर में ओबीसी का माइलेज लेने की भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त कोशिश की और उसे माइलेज मिला भी। ओबीसी का झुकाव नहीं, अभी 19 में भी 42-43% वोट मिला है, जबकि मुझे याद है 19% वोट 96 के, मुझे 96 का चुनाव याद है, 19% मिला था वोट कुल बीजेपी को। तो ओबीसी के तो बहुत बड़े नेता हैं ही, निर्विवाद नेता हैं वो। जी बिल्कुल, मैं आपको कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अब बहुत ढेर सारी गेंद जो है वो सत्ता पक्ष के पाते पे है। अगर ओबीसी की ही बात करें, ओबीसी की सियासत बहुत जबरदस्त है। 2017 में 6 लाख से क्रीमी लेयर की मोदी जी ने 18 लाख रुपए लिमिट कर दी, लेकिन 3 साल में रिवाइज होना चाहिए। 2002 में रिवाइज हो जाना, 2000 में रिवाइज हो जाना चाहिए, 2020 में रिवाइज हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुई। 2023 आ गया, सितंबर निकल चुका है, 2023 सितंबर में 2 बार वो रिवाइज हो जानी चाहिए थी। तो जाहिर है ओबीसी के हितों का नुकसान हो रहा है, ये होगा, और जब होगा तो ये भी मुद्दा बनेगा धीरे धीरे आगे। और रही बात जिस तरह की विधानसभा चुनाव में किस तरह का ट्रेंड होता है और लोकसभा चुनाव में किस तरह का ट्रेंड होता है, फर्क होता है, लेकिन इस बार वो फर्क बहुत नजदीकी होगा, इसलिए कि 10 साल की सरकार, उसके बहुत ढेर सारे सवाल, उस पर बहुत से सवाल होंगे और बहुत से जवाब देने पड़े। इसलिए पहले सिर्फ सवाल पूछे जाते थे, अब सवाल भी पूछे जाएंगे और जवाब। रिजवान साहब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस को भी तो उसका जवाब देना पड़ेगा ना? जाहिर है छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में बीआरएस को भी देना पड़ेगा। जी, छत्तीसगढ़ में जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहां कई बार सरकारों के ट्रेंड। दिग्विजय सिंह 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, शिवराज सिंह 3 बार चीफ मिनिस्टर हो गए, चौथी बार फिर वो दूसरे तरीके से बैकडोर से चीफ मिनिस्टर हो गए। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 3 बार चीफ मिनिस्टर लगातार थे।
तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसका तरीका बदल गया। राजस्थान का तरीका एक बार 1 by 1, एक बार आप, लेकिन इन दो स्टेट का तरीका तो ऐसा ट्रेंड ऐसा नहीं। 10 साल दिग्विजय सिंह, 15 साल शिवराज सिंह, तो ये, और वहां 15 साल डॉक्टर रमन सिंह, तो कोई बहुत छत्तीसगढ़ की जनता, ठीक है मध्य प्रदेश। रिजवान साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं एक बार रजा हुसैन रिजवी साहब से एक ओपनिंग कमेंट ले लूं। रजा भाई, ओवरऑल जो स्थितियों का निर्माण हो रहा है, ओबीसी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ उसकी सुई अटक गई। राहुल गांधी ने आज मान भी लिया कि जो गलती मुझसे हुई मैं सुधार रहा हूं उसे। जैसे लोग कह रहे हैं ना कि अभी शुभेंदु जी ने कहा कि राजीव गांधी ने विरोध किया था, इससे सामाजिक विघटन होगा, जो भी उनकी मंशा रही हो, लेकिन आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाँ हमने गलती की, हम सुधार रहे हैं। अभी हमने वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई भी। ऐसा क्या दिख रहा है, ऐसे कौन से मीठे फल इसमें दिख रहे हैं कि वो कांग्रेस की सुई भी वहीं पे अटक गई, ओबीसी। और एक पत्रकार ने उनसे कहा भी कि भैया ये जो तुम्हारे पास कुछ बचे हैं 2-4-5% अगड़े वोट, वो छटक जाएंगे, ओबीसी कर रहे हो। तो वो कह रहे मेरी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरे लिए दिल और न्याय का मुद्दा है। दुर्गेश जी, सभी राजनीतिक पार्टियों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब पहले शुरू में पार्टी थी तो लोग कहते थे ये बनियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद धीमे धीमे उसमें ब्राह्मण जुड़ते गए, और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो ब्राह्मणों ने बहुत कस के उसमें दुर्गेश भाई ने वोट दिया, और ब्राह्मण और ठाकुर धीमे धीमे उसमें आते चले गए। और जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने अपना बहुत अच्छे तरीके से तेली समुदाय का मैं जो है चाय वाला, और उन्होंने पिछड़े को अपने तरफ जोड़ने की कोशिश की जी। और फिर भीम ऐप बना करके, और फिर दलित समुदाय को और पिछड़ी जाति के जो मंत्री बनाया उन्होंने, तो उत्तर प्रदेश में होल्डिंग लगाया गया कि साहब इतने जो है इस जाति के जो है मंत्री बनाए गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस वोट को अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ करके सत्ता नशीन हो गए। तो इन लोगों ने सोचा, समाजवादी पार्टी ने सोचा, तो उसने पीडीए बना दिया कि साहब ऐसा ही वोट किया जाए अपने पास। और आप देखिए कि और जब इससे पहले काशीराम ने शुरू किया था, तो काशीराम ने जो लैंग्वेज कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। राम मनोहर लोहिया के नारे को ठीक उसी तरह कह दिया जैसे बाबा रामदेव ने योग को चांदी के तब्बक में लगा के बेच दिया इस देश में। मुसलमान को और सबको लाते थे, और 15% में ये जो है ऊंची जातियां को लेकर के आते। और मान्यवर काशीराम जी का आज परिनिर्माण दिवस भी हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा, हम लोग भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अब 95-15, और वही अब आप देखिए कि जो राहुल का बयान है, राहुल का भी यही बयान जा रहा है कि साहब जिसकी जितनी जो है भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो कहीं ना कहीं जो बीएसपी का स्लोगन है उसको धीमे से राहुल गांधी ने अडॉप्ट करने की कोशिश की, अगर माइनॉरिटी ऑब्जर्वेशन आप कीजिए तो। और वही स्टाइल समाजवादी पार्टी ने पीडीए बना के लिया है। तो ये बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं भाई। क्षेत्रीय दल तो ओबीसी और इनकी राजनीति करते रहे। समाजवादी पार्टी का निर्माण ही पिछड़ों की राजनीति को लेकर हुआ, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को लेकर उन्होंने वो किया। लेकिन मेरा जो सवाल ये है कि क्या ये जो ओबीसी का मुद्दा है, शुभेंदु जी और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो सीधे पार्टी लाइन वाले लोग हैं, आरएसएस की लाइन वाले लोग जो आरएसएस से पार्टी में डेपुटेशन पर आते हैं, उनका क्लियर मानना है कि इससे सामाजिक विघटन बढ़ेगा। जो थोड़ा इधर उधर से लल्लो चप्पो वाले या लोग हैं वो भले ही इस तरह की बात करें, लेकिन जो शुभेंदु शेखर जैसे लोग जो विचारधारा के लोग हैं वो यही कहते हैं कि ना इससे दिक्कत होगी, वो स्टैंड लेते हैं। लेकिन इसका क्या बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेगी ये जनगणना वाला मसला? देखिए, जनगणना जो बिहार में हुई है, अगर बिहार की जनगणना देख ली, सबको विदित है कि साहब ऐसा है कि पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति मिला के 66% है। और मेरा अपना कहना है कि मैं तो 15 साल से सुन रहा हूँ कि मैं तो मुस्लिम समुदाय से आता हूँ कि साहब 20% अल्पसंख्यक 20% अल्पसंख्यक है, 20-80-20 की कहीं कहीं बात भी हो गई। तो आप समझिए जो बिहार की जनगणना है उसमें 17.63% है, 18% भी नहीं है। तो ये कौन सी जनगणना हुई कि हम 10 साल से 20% रजा भाई, दिक्कत तो ठाकुर ब्राह्मणों को है जो 12 और 13 बता रहे थे, 3-3, 4-4 निकले, हालत खराब हो गई, जमीन खिसक गई। अब कैसे टिकट मांगेंगे, कौन सी दावेदारी करेंगे, दिक्कत ये हो गई। ये तो अलग अलग पहलू है। खैर ठीक है,
मैं एक बार बीच में लोटन राम निषाद साहब को ले लेता हूं, फिर बाकी दो हमारे जो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, हमारे मेहमान हैं राघव शर्मा जी, उनको भी लेते हैं। लोटन राम जी, चर्चा थोड़ा हम लोगों ने आगे बढ़ाई, ठीक है, 30 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा समय लोगों ने ले लिया, बाकी लोगों के पास भी मैं क्षमा के साथ में पहुँच रहा हूँ। लोटन राम जी, कुल मिलाकर ये कौन सा राग अलापे पड़ी है कांग्रेस? ये रोज रोज वही सुई आके अटक जाती है, ओबीसी ओबीसी ओबीसी। क्या इससे उनका कोई सामाजिक हित होने वाला है क्या इन सब चीजों से, कि केवल ये चुनाव जीतने का एक हथियार है? देखिए आदरणीय दुर्गेश जी, इसे राजनीतिक चश्मे से न देख करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत देखना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी आज गौतम बुद्ध के अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। लीजिए, अब शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मोदी जी राम के अवतार में हैं और आपने गौतम बुद्ध बना दिया। भैया इंसान रहने दो यार, हम लोग परेशान हो जाएंगे। हम पत्रकार भी कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम तो इसी ट्रॉमा में हैं कि कोई गौतम बुद्ध कोई राम, हम लोग कहां जाएं, जनता कहां जाए भाई? ये न्याय की बात है आदरणीय दुर्गेश जी। राहुल गांधी जी बेशक निष्ठा, लगन, ईमानदारी से सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह है कि वो प्रमोद कृष्णन जी हों, जयराम रमेश हों, ऐसे लोग जो हैं कट्टर आरएसएस के एजेंट हैं कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी के चरित्र पर, चिंतन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान जी, भाजपा के नेता गोपीनाथ मुंडे जी के परामर्श पर 2011 का जो कास्ट सेंसस हुआ था, सोशियो इको कास्ट सेंसस, दुर्भाग्य की बात है कि जो अपने को चाय बेचने वाला, गरीब माँ का बेटा बताने वाला, तेली बिरादरी का और अति पिछड़ी जाति का बताने वाले नरेंद्र मोदी जी छल कपट झूठ फरेब की राजनीति करने वाले। और मैं तो कहता हूं शब्दों का चयन थोड़ा ठीक रखिएगा, उस देश के प्रधानमंत्री हैं भाई। सर मेरी बात सुन लीजिए आप। सुन रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी जी केवल वोट के लिए पिछड़ी जाति का बन गए, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में पिछड़ों का जितना अहित हुआ है उतना कभी न हुआ था, न शायद भविष्य में होगा। राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ये समय का तकाजा है। और बिहार में जो जातिगत रिपोर्ट आई है, जो लोग, अब मैं कहता हूं परशुराम के वंशज अपने को 10% 12% कहते थे, 3.66% पर आके अखड़ गए। उत्तर प्रदेश की गोदी मीडिया जो बड़े पृथ्वीराज और परशुराम दोनों के वंशज का हालत खराब है। ये मान लो तुम। किसकी वंशज? परशुराम और पृथ्वीराज, ठाकुर और ब्राह्मण दोनों की वहां 3% 2.5% है। और क्या है, महाराणा प्रताप के वंशज मान लो। अब तो ओबीसी की संख्या भारी और उनकी बढ़ेगी हिस्सेदारी, ये नारा दे रहे हैं राजनीतिक दल। सिंह और बीपी सिंह के वंशज न्यायिक चरित्र के होते हैं, अगर वो वास्तव में असली है तो। लेकिन परशुराम का वंशज कभी मैं आ रहा हूं। मैं किसी जाति विशेष पर कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बिल्कुल निर्विकार तरीके से हम चलाना चाहते हैं। एक प्रारंभिक टिप्पणी मैं लूंगा राघव जी से। राघव जी, ओबीसी, राहुल गांधी ने आज फिर कहा कि भाई मेरे 4 चीफ मिनिस्टर 3 ओबीसी। अशोक गहलोत के राज्य से आप आते हैं, उसी राज्य में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या स्थिति है? क्या इस तरह के मुद्दे जमीन में दिख रहे हैं? क्या ये क्या विधानसभा चुनाव में कारगर हथियार के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है क्या? दुर्गेश जी, कांग्रेस का कायाकल्प हुआ है। नहीं, मेरा सवाल राघव, लोटन जी रोक रहा हूं आपको। लोटन जी प्लीज, ये राघव शर्मा से सवाल है। राघव शर्मा जी। दुर्गेश जी, आप एक बार प्लीज रिपीट करेंगे अपना सवाल? मेरा प्रश्न ये है कि ये जो ओबीसी की बात राहुल गांधी, आज चुनावों की घोषणा हुई, आपके राज्य में भी चुनाव है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई 4 में 3 ओबीसी हैं, 1 ओबीसी आपके राज्य का भी चीफ मिनिस्टर है। क्या इस तरीके की चीजें कांग्रेस को क्या वहां सत्ता में वापसी मिला सकती हैं कि ये प्रयास है? क्या स्थिति है आपके राज्य को लेकर? क्या जमीन पर ओबीसी जैसा कुछ फैक्टर दिखता है क्या वहां पे? और क्या कांग्रेस वहां पिछड़ी है, इस वजह से कांग्रेस ने पूरा एक उठाया कि चलो भाई 4 राज्यों 5 राज्यों में इसको इस्तेमाल करो, एक कसौटी पर कसो, परखो, फिर देखेंगे आगे?
ये देखिए, राजस्थान की राजनीति के बारे में और जो अभी जातिगत जनगणना का जो पूरा मामला चल रहा है, जो अशोक गहलोत ने भी मुद्दा उठाया है, क्योंकि हरीश चौधरी जो विधायक है, उन्होंने उन्हें पत्र भी लिखा कि 50% जो है ओबीसी हो चुके हैं। मैं पूरा आपको माजरा थोड़ा बताना चाहूंगा कि राजस्थान में पूर्व में जो अशोक गहलोत अभी लगातार शासन कर रहे थे, उन्होंने काफी बोर्ड भी बनाए, ओबीसी बोर्ड भी बना, इसके अलावा तेली समाज बोर्ड भी बना, उन्होंने विप्र बोर्ड भी बनाया, राजस्थान के अंदर ब्राह्मणों का बोर्ड भी बनाया। तो एक तरह से पूरी जातियों को जो है साधने की पूरी कोशिश अशोक गहलोत कर रहे थे। उनकी योजनाएं भी अलग अलग चल रही थी, योजनाएं भी काफी आपने देखा होगा, बिल्कुल पानी की तरह बहा दिया पैसा, और हर तरीके से लग रहा था कि अशोक गहलोत किसी न किसी तरह वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का पैंतरा वो डालना चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना वाला, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तो जहां तक राजस्थान के अंदर भी लगता है कि राजस्थान में कई जातियां हैं जिनका बाहुल्य भी है, कई अगड़े, कई पिछड़े, काफी समय से ये जो है पूरा मामला चलता आ रहा है। लेकिन अभी राजस्थान की जनता जो पूर्ण रूपेण तैयार नहीं है कि जातिगत जनगणना को जो है सिरमौर माना जाए, या उसको देख के आगे की जो राजनीतिक व्यवस्था है। नहीं, राहुल गांधी ने तो कह दिया कि जो मेरे 4 राज्य हैं जहां कांग्रेस शासित, उन पे तो हम कराने ही जा रहे हैं, और जो इंडिया गठबंधन के लोगों से भी कहा कि भाई आप लोग भी, अपेक्षा है कि आप लोग भी इसे करिए। उसमें केजरीवाल साहब के भी 2 राज्य हैं, सारिका जी बताएंगी कि वो कराएंगे कि नहीं कराएंगे। राघव शर्मा बोलिए, कंप्लीट करिए। जी, सबसे पहले तो जो है राहुल गांधी जी को अभी जो चुनावी घोषणा है, आज जो आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद अब जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके ऊपर मेरे ख्याल से उनको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब राज्य रहेगा उसके बाद ही जो है आगे की वो कार्रवाई कर पाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आपने आज देखी होगी कि राजस्थान में भी किस तरह का जो है लिस्ट सामने आई है। उसको देख के कह सकते हैं बीजेपी तो पूरी तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस पूरी तैयारी के अंदर अभी लग नहीं। राघव जी, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, मध्य प्रदेश में सांसद उतार दिए, राजस्थान में सांसद उतार दिए, छत्तीसगढ़ में सांसद उतार दिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस नहीं, बीजेपी डरी हुई है, वो हार रही इसलिए सांसदों मंत्रियों को उतार रही है। दुर्गेश सर, मैं आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट पूरी क्लियर बताना चाहूंगा। बीइंग अ पत्रकार, हम पत्रकार हैं, हम मतलब किसी को बायस होकर न्यूज नहीं देते, ना बायस होकर कोई बात कहते हैं, हम नॉन बायस तरीके से बात करते हैं। आप एक बार लिस्ट पे थोड़ा गौर कीजिए। आप देखिए, डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके सामने सुभाष महरिया को उतार लिया, पहले ही तैयारी कर ली इन्होंने, कहीं चैन नहीं लेने देंगे। दूसरा, गुर्जर आरक्षण मामला आपने सुना हुआ, राजस्थान में काफी खूब हम लोग चलाए। किरोड़ी सिंह बैसला जो थे, उनके पुत्र विजय बैसला लाल, उनको देवली उनियारा से उनको दिया गया है टिकट, ताकि गुर्जरों के जो सचिन पायलट वाला वोट बैंक का मामला है उसको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए। तो उनको उधर से गुर्जर भी वहां पे मिल गया। लालचंद कटारिया जी जो बिल्कुल खास है अशोक गहलोत जी के, जो कृषि मंत्री भी है अभी राजस्थान सरकार के अंदर, पशुपालन मंत्री भी है, उनके सामने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनको उतार दिया गया, उनको टिकट दिया गया। वही बात की जाए वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी लोगों की, उसके अंदर नरपत सिंह राजवी जी जो कि उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी के दामाद है, विद्याधर नगर से आते हैं, उनके सामने दिया कुमारी जी को उतारा गया। 41 टिकट दिए गए हैं आज राजस्थान के अंदर, जिसमें से 40 सीट पे कांग्रेस आई हुई है, भाजपा पहले से हारी हुई है, वहां पे नए टिकट दिए गए जी। और दूसरी बात, युवा, एक्सपीरियंस लोग और महिलाएं, सबका एक कॉम्बिनेशन बनाने की बीजेपी ने यहाँ पे कोशिश की। साफ तौर पे मैसेज दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, प्रॉपर्ली कितना भी कोई खास व्यक्ति हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट हो, उन्हीं को जो है टिकट दिया जाएगा। ठीक बात है। मैं लौटूंगा अब राघव जी, मैं लौटूंगा, मैं मनोज ध्यानी जी को ले लूं। मनोज जी, आपने पूरा जो ये जिन राज्यों पे हम बात कर रहे हैं, आज चुनाव जहां घोषित हुआ है, आपने काफ़ी दौरे किए हैं, देखा है चीज़ों को, स्थिति परिस्थिति ग्राउंड लेवल पर क्या स्थितियां हैं, जरा एक सरसरी तौर पर हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या स्थितियां। जैसे राघव शर्मा राजस्थान की बात करें तो जरा आप राजस्थान से ही शुरू करिए और फिर तेलंगाना तक जरा एक बार सरसरी तौर पर बहुत शीघ्रता से बताइए क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति, क्या फैक्टर हैं, और ये क्या ओबीसी वाला फैक्टर कुछ लाभ देगा विपक्ष को या बीजेपी को परेशानी में डालेगा। ध्यानी जी। मैं ओबीसी के जो फैक्टर जो आपने प्रश्न किया है वहीं से बात को शुरू करता हूँ जी। देश के भीतर जब से कास्ट सेंसस का बिहार से जो आंकड़े आए हैं, ये बिल्कुल सही है कि उसके बाद एक चार्ज जिसे कहते हैं जी, वो चार्ज अप हुआ है बैकवर्ड क्लासेस।
और लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि हमारी संख्या कितनी है। और ये इसमें कोई गलत भी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर लोगों के लिए योजनाएं बनती हैं और उनका अपना संख्या कितना है उसके ऊपर ही सारी की सारी, चाहे लिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज बनती हो, चाहे योजनाएं बनती हो। नॉर्मली तो बजटीय आवंटन जो रहता है, कृषि क्षेत्र में कितना, औद्योगिक क्षेत्र में कितना, डिफेंस में कितना, शिक्षा क्षेत्र में कितना, लेकिन कास्ट का जो फैक्टर होता है वो अधिकतर जॉब और शिक्षा क्षेत्र में, हायर एजुकेशन सेक्टर में लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाता है जी। तो इस क्षेत्र में वैसे तो नौकरियां कितनी दी जा रही हैं, कितने वैकेंट जॉब्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जाइज होना नहीं चाहिए, लेकिन नेवरदलेस एक चार्ज अप होना उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चूंकि बात राजस्थान में जो पिछला चुनाव हुआ उसमें भारतीय राष्ट्रीय 100 सीटों को लेकर आई थी और उसकी एक शॉर्टफॉल रही। और जिस तरीके से देश के भीतर एक राजनीतिक माहौल था कि जो उनकी संख्या कम है, विपक्ष की अगर वो मेजोरिटी के साथ नहीं है, जैसे आम आदमी पार्टी सीटों के साथ दिल्ली में थी, तो अगर वो 70-60 सीटों के साथ नहीं है, कम है या नीच की गवर्नमेंट है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने में कामयाब है। ये मध्य प्रदेश में हमने देखा है। कमलनाथ जी की जगह शिवराज सिंह चौहान जी वापस आ गए। तो ये राजस्थान में फिर भी उस कार्यकाल को पूरा किया ही अपने आप में ही चमत्कारी घटना है राजनीति। लेकिन वो चमत्कार जिसके द्वारा अपेक्षा करती होगी शायद, वहां पर गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में एक दरार और एक खेमेबंदी, जैसे कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सेंधमारी करने में कामयाबी मिली थी, वो राजस्थान में अपेक्षाकृत वो राजनीतिक लाभ मिला नहीं। अब 2013 का अगर आकलन करें आप, तो 2013 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 21 सीटों पे थी, भारतीय जनता पार्टी 163 सीटों पे थी, और 2018 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो जंप करी वो 100 सीटें ले आई, मतलब 79 सीटों का लाभ जो है उसे मिला। और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें गिरी वो 73 सीटें गिरी, मतलब 90 सीटों का उसे लॉस हुआ। और लेकिन अगर वोटों का अगर परसेंटेज का अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वोटों का। मैं थोड़ा सा वक्त कम है ध्यान जी, थोड़ा सा ये जो राज्यों की स्थिति है आप देख रहे हैं क्या कि जो ये ओबीसी वाला मसला आपने कहा चार्ज हुआ है, तो क्या ये चार्ज होकर कहीं ना कहीं ये मोबिलाइज करेगा क्या? क्योंकि जब कोई चीज चार्ज होती है तो उसमें कहीं ना कहीं मोबिलाइज होती है। अन्य जो सारे राज्यों में क्या चार्ज होकर मोबिलाइज करेगी क्या? क्योंकि शुभेंदु जी कह रहे हैं कि भाई इससे सामाजिक विघटन का भी खतरा है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करेंगे। जैसे कि 2013 में राजस्थान की बात करें तो लगभग 56 राजनीतिक दल मैदान में थे और 2018 में वो 86 हो गए थे, यानी 30 राजनीतिक दल और मैदान में थे। लेकिन जब से ये इंडिया गठबंधन बन रहा है या एनडीए के गठबंधन में वो चार्जअप नहीं है, हालांकि यहाँ डायरेक्ट फाइट है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो राजनीतिक जैसे इंडिपेंडेंट्स है या बहुजन समाज पार्टी 4% के साथ वोट शेयर के साथ की, राष्ट्रीय लोकदल ने भी 2.4% वोट लिए थे, तो अदर्स का भी 2.5% था, सीपीएम ने भी लगभग 1% के करीब वोट हासिल किया था। बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं शुभेंदु जी के पास आ रहा हूं, चूंकि वक्त बहुत अब कम है, 10-10 सेकेंड में अपनी बात कंप्लीट करेंगे। शुभेंदु शेखर जी, अभी मनोज ध्यानी जी कह रहे हैं कि भाई चार्जअप हो रहे हैं, और लोटन राम जी ने तो कह दिया कि भाई भगवान बुद्ध के अवतार आ गए हैं, अब वो तो बड़ी मुश्किल में आप आ जाएंगे।
बहुत अभी चुनाव अभी आने वाला है, बहुत सारे लोगों को अवतार आएगा, अलग अलग अवतार से वो लोग अवतरित होंगे। मेरा एक ही कहना है कि ये जो 5 राज्यों में चुनाव है, वहां पे 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है और 2 जगह पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2 जगह में बहुत अच्छा लड़ रहे हैं आप। नहीं, 5 में से 3 जगह तो हम सरकार बनाएंगे ही, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और तेलंगाना और जो मिजोरम है वहां पर हम सक्रिय भूमिका में रहेंगे। जी जी, सारिका जी कुछ कहना चाह रही थी। सारिका जी एक छोटी सी टिप्पणी। मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे सभी बड़े भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि पिछले 55 मिनट से हम बात कर रहे हैं जाति की और सेंसस की। हम लोग कभी बात कर, जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म के नाम पे वोट मांगती है, कांग्रेस जो है आप जाति के नाम पे वोट मांग रही है। आप में से कोई भी ये नहीं सोच रहा कि एक आम इंसान को क्या तकलीफ है। आज इतनी महंगाई से एक आम इंसान जूझ रहा है। 1100 रुपए का सिलेंडर कैसे ले, 50-60 रुपए का लीटर वो दूध कैसे ले, 200 रुपए लीटर तेल हो गया है। हर चीज पे आप लोग बिल्कुल जो एक आम इंसान की जरूरत है उससे बहुत दूर परे रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जो शिक्षा देना चाहती है, स्वास्थ्य देना चाहती है, 24 घंटे बिजली देना चाहती है, 24 घंटे पानी देना चाहती है। ये बेसिक मूलभूत सुविधाओं पे जब इलेक्शन होंगे तब ये देश का विकास होगा। आप लोग जाति और धर्म के नाम पर इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं। कभी आप इंसान की बात करें, तब अगर इतने सालों में काम किया होता तो पूरा देश एक विकसित राष्ट्र होता। शुभेंदु जी, सारिका जी रोक रहा हूँ, बहन सारिका आपको रोक रहा हूँ। शुभेंदु जी 5 सेकंड में, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त रिएक्शन आपका आने वाला है। 5 सेकंड में प्लीज, जल्दी से। नाम इन्होंने दिए बहुत सारी चीजों के लिए। सर मेरी बात खत्म होने दीजिए। करोड़ों रुपए आप खर्च देते हैं स्वच्छ भारत के नाम पर, लेकिन भारत स्वच्छ नहीं हुआ। करोड़ों रुपए आप खर्च देते हैं टॉयलेट बनाने के चक्कर में, लेकिन उनको पानी नहीं देते। करोड़ों रुपए के सारिका जी प्लीज कंप्लीट करिए, अब मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, मैं खत्म करूंगा। सारिका जी प्लीज प्लीज। केवल भाषण देने से और केवल बातें करने, अनाउंसमेंट करने से देश विकसित नहीं होगा। ठीक है, आम ठीक है। इंसान की पीड़ा समझे तभी देश तरक्की करेगा। ठीक है सारिका जी। कांग्रेस और भाजपा जो है जाति और धर्म की राजनीति करती रह जाएंगी, बस। ठीक है। अरे कांग्रेस आपके गठबंधन में, सारिका जी आप क्यों इतना गुस्सा हो रही? 5 सेकंड का रिएक्शन शुभेंदु जी, उसके बाद फाइनल कमेंट रिजवान भाई के पास जी। कि 54 करोड़ का घर बना लिया, 9 लाख की टॉयलेट सीट लगा ली और 7-7 लाख के पर्दे लगा लिए, पर जेब में उन्होंने 5 रुपए का रेनॉल्ट का पेन रखा, ढीली शर्ट रखी, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। ये आम आदमी पार्टी के लोग और इनके नेता नाम बताए, साथ में ये भी बता देती, अलग से किसी दिन चर्चा कर लेंगे। शुभेंदु भाई शुक्रिया। रिजवान साहब के पास जा रहा हूं। रिजवान साहब बहुत संक्षिप्त में फाइनल कमेंट, चूंकि अब इशारा हमारे पीसीआर ने कर दिया कि खत्म करिए भाई जी। मैं जो हमारे बीच में जो लोगों ने जो बातें कही, बस उसी पर बात करेंगे। जैसे हमारे हिंदू महासभा, माफ कीजिएगा, हमारी पिछड़े वर्ग महासभा के जो सम्मानित साथी हैं, वो कह रहे थे परशुराम पुत्र जो है वो नुकसान करते हैं। मेरा मानना यह है कि देश में अगर बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं तो बहुत बौद्धिक लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग, और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सारे लोगों ने चीजों को आगे बढ़ाया है और लोगों को अंतिम व्यक्ति तक चीजों को पहुंचाने की कोशिश की है। तो किसी एक वर्ग जाति को लेकर इस तरह की बात मेरे ख्याल से उचित है। दूसरा, शुभेंदु जी बहुत एक बात कह रहे थे कि जब वो पढ़ते थे उस समय भी हम पत्रकारिता करते थे, आप भी करते रहे होंगे, रिजवी साहब भी करते रहे होंगे। उस दौर में मंडल कमीशन का विरोध वो लोग कर रहे थे, बहुत आश्चर्यजनक था उस वक्त, जिन्हें उस आरक्षण का या ओबीसी का मंडल आयोग का लाभ मिलने वाला, उन्हें समझ में ही नहीं आया था। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि SC/ST का आरक्षण और बढ़ा, और आंदोलन में बढ़ चढ़ के शुरुआती दौर में उन्हीं ने भाग लिया, इसलिए कि संख्या उन्हीं की है जो ओबीसी। दूसरा, ये जिन चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं उन चीजों का एक असर होगा। सुरेंद्र जी एक बात और कह रहे थे कि बंटवारा, देश का बंटवारा होगा साथ। जात पात एक हकीकत है देश, ये बरसों से, सदियों से रही है, ये हकीकत है और हमें इसके साथ जीना आगे। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, माफी के साथ में बहुत शुक्रिया। शुभेंदु जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सारिका जी आपका भी धन्यवाद। राघव शर्मा जी बहुत धन्यवाद। लोटन राम निषाद जी, रजा हुसैन रिजवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेहमानों का बहुत आभार कि आपने मुझे और के न्यूज़ को कीमती वक्त दिया। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। जात पात इस देश की हकीकत है, ये कह रहे हैं। सवाल यही है कि क्या जात पात की जो गणना है, गिनती है,
क्या इसके पीछे राजनीतिक मंशा साफ है? क्या सामाजिक मंशा साफ है कि इसकी गिनती आ जाएगी तो वास्तव में इनका उद्धार होगा? ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद